नमस्कार। जीएस में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल को हम दो भागों में पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज और मैपिंग से। तो कंसेप्ट में पहला जो चैप्टर है वो है भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत क्या है, कहाँ है और हम इसको कहाँ देखेंगे संसार के नक्शे में, तो हमें ये पढ़ना है। चलो चलते हैं। भारत का भूगोल पढ़ेंगे हम, और भारत के भूगोल में पहला जो प्रश्न है भारत क्या है, इसको समझेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। भारतीय संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है भारत का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, उत्तर भारत में ज़्यादा विकसित थी। जो सिंधु नदी है जो चीन से निकलती है वो सीधी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, और सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के कारण ही भारत में कुछ भारत के नाम पड़े। भारत में सर्वप्रथम आर्यों का आगमन हुआ, और आर्यों का आगमन होने के कारण भारत का नाम पड़ा आर्यावर्त। आर्यों के आगमन के कारण भारत का नाम पड़ा आर्यावर्त, पहला नाम पड़ा। दूसरा नाम, आर्यों का सबसे महान राजा का नाम भरत था। आर्यों का जो महान राजा था उनका नाम भरत था, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दूसरा नाम हमारे देश का नाम जो पड़ा है वो भारत पड़ा है। तीसरा नाम, ईरानी सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार करते थे। ईरानी सै को है बोलते थे। ईरानी सै को है बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। और यहां से तीसरा नाम हमारा आया हिंदुस्तान। हमारा तीसरा नाम आया हिंदुस्तान। ऐसे ही यूनानी सिंधु नदी को इंडस बोलते थे। ऐसे ही यूनानी जो थे वो सिंधु नदी को इंडस बोले। और यहाँ से चौथा नाम आया हमारे देश का नाम इंडिया। तो हमारे देश के नाम चार पड़े। कौन कौन से थे वे? आर्यावर्त, जो आर्यों के आने के कारण पड़ा, पहला नाम। दूसरा नाम, आर्यों के महान सम्राट जिसका नाम भरत था, उनके नाम पर पड़ा भारत। तीसरा नाम, ईरानी सै को है बोलते थे तो उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, और हिंदू जहाँ रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहा गया। और चौथा जो नाम पड़ा वो यूनानियों के कारण पड़ा। यूनानी सिंधु को इंडस बोलते थे तो इंडस से आया इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? 6 सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद कनाडा,
कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नाम आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद ब्राज़ील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर आता है भारत। भारत विश्व में जो स्थल है उसका 2.4% स्थान ग्रहण करता है। 2.4%, मतलब विश्व में जो सारा स्थल है सागरों को छोड़कर 2.4% भारत के पास है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत रखता है अपने पास। भारत की यदि जनसंख्या देखें तो 135 करोड़, लगभग 135 करोड़ है, जो विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। विश्व का कुल स्थल का 2.4% भारत के पास है, जो विश्व में 7वें नंबर पर आता है। भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब भारत का आकार जो है वो ऐसे है, चतुष्कोणीय है। ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की यदि हम लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, यदि हम भारत की लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे हम यहाँ से देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कम है। तो हम कैसे याद करेंगे? उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है भारत की वो कितनी है? 2,933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। 28 राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। राज्यों की जो संख्या है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 9 है। भारत में पहले 29 राज्य थे, परंतु जब तेलंगाना बना तो भारत में 29 राज्य बन गए थे। परंतु अब 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हो गए जम्मू कश्मीर स्टेट से। ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो पहले 7 थी और 7 से 9 हो गई, 2 बढ़ गई। और पहले जो भारत में राज्यों की जो संख्या थी वो 29 थी, 29 में से 1 घट गई, 28 रह गई। तो ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि आ जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं कि क्या पता 29 हो। नहीं, अब भारत की राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर अब 9 हो गई। 2 कौन कौन से बड़े हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे
और कंसेप्ट है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। जो सीधी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे 0 डिग्री कहते हैं। और ये जो है ये अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये ऊपर 90 डिग्री तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 90 डिग्री तक जाती है। 0 से शुरू होती है, 90 डिग्री तक जाती है। ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। नीचे का जो हिस्सा होगा वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये 0 से ही शुरू होती है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 और 90 डिग्री तक यहाँ तक आती है। तो अक्षांश की बात करें, अक्षांश पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं जो सीधी खींची हुई है, जो पृथ्वी को समान दो रूपों में बांटती है। वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऊपर की ओर 90 डिग्री तक बढ़ती हैं रेखाएं और 0 डिग्री से नीचे की ओर 90 डिग्री तक बढ़ती है। 0 से 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऐसे लिखते हैं। और 0 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 3 डिग्री दक्षिण गोलार्ध ऐसे लिखते हैं। तो उसके बाद यदि बात करें देशांतर की, देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, पूर्व पश्चिम, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। देखो मैं बार बार गोलार्ध की बात कर रहा हूं। गोलार्ध क्या होता है? आधा गोला। उत्तर में है, देखो ऐसे हम दिशाएं देखते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से पूर्व में है तो पूर्वी गोलार्ध और यहाँ से पश्चिम में है तो पश्चिमी गोलार्ध। तो यदि हम देखें जो देशांतर 0 डिग्री खड़ी लाइन पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है ऐसे, उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो ये ऐसे चलती है इधर की ओर बढ़ती हुई, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है। और ऐसे पृथ्वी ऐसे घूमकर है तो ये यहाँ से चलती है और ये पूरा घूमकर जाती है, तो 180 ऐसे जाती है और 180 ऐसे जाती है। देशांतरों की संख्या 360 होती है। तो यदि हम देखें यहाँ, अब हमने देख लिया है कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। वैसे पूरा कंसेप्ट मैं अलग से क्लास में लूँगा, ये थोड़ा आपको हिंट के लिए मैंने समझा दिया है। इसमें भारत की स्थिति कहाँ है? इसमें भारत की स्थिति यहाँ है, यहाँ है भारत। मतलब यदि मैं कह सकता हूँ कि भारत कहाँ है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध, देखो इससे ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ से इधर देखूँ तो कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की यदि स्थिति देखें हम तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति यहाँ है। हाँ, अब बात करते हैं अक्षांश की। देखो यहाँ से भी कोई अक्षांश जा रहा होगा, जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है यहाँ से भी अक्षांश जा रहा होगा, और जो भारत के उत्तरी जो बिंदु है वहाँ से भी कोई अक्षांश जा रहा होगा। तो यहाँ से हमें बस यही देखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक कौन कितने डिग्री पर है और क्या है।
और यदि हम देखें कि यहाँ से ये देशांतर है और इधर भी ये देशांतर है, तो यहाँ से भी कोई देशांतर जा रहा होगा भारत से और यहाँ से भी कोई देशांतर जा रहा होगा। तो हमें बस यही देखना है कि भारत में यहाँ से कौन सा देशांतर जा रहा है और यहाँ से कौन सा देशांतर जा रहा है। हाँ, बस ध्यान देने वाली बात यही है कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तर में है, पृथ्वी के उत्तर में है, ये देखो उत्तर में है, और पूर्व में है, इधर पूर्व में है। तो पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार ये है भारत का उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तरी बिंदु है, सबसे नाम है इंदिरा कोल। यहाँ से एक अक्षांश जाएगा, यहाँ से बिल्कुल ऊपर से, और सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में देखो, ये तमिलनाडु है ग्रीन, और यहाँ है लास्ट में, और इस बिंदु का नाम है कुमारी अंतरिप या केप केमोरिन। अक्षांशीय विस्तार यदि देखें, यहाँ से नीचे से चलेगा। मैंने बताया था कि आपको भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है। यहाँ तो नीचे से चलेगा उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री 1 2 3, और यहाँ जाकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर बढ़ता हुआ 8 9 10 11 12, और ये यहाँ पहुँच जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। देखो, यहाँ से क्वेश्चन ये मत समझ लेना कि ये भारत के दक्षिण में है तो यहाँ दक्षिण आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये विश्व के परिप्रेक्ष्य उत्तर में है। 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। ऐसे ही यदि हम देखें देशांतरीय विस्तार, इसका देशांतरीय विस्तार हमने देखा था कि ऐसे होगा भारत का, ठीक है, और यहाँ से इधर से शुरुआत होगी। तो इधर से शुरुआत होगी, भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में सबसे पश्चिमी जो बिंदु है उसका नाम है गौर माता। गौर माता से भारत से गौर माता से एक देशांतर निकलता है 68 डिग्री 7 मिनट। देखो, यहाँ से पूर्व में है, यहाँ से पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर आएगा, ना कि पश्चिमी देशांतर। ध्यान रखना, हम भारत को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम विश्व को लेकर कर रहे हैं। विश्व में ये हमारा भारत पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर आएगा। ऐसे ही हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, और जिसका देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी। तो हमें ध्यान रखना है भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक उत्तर में है। देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तमिलनाडु में मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कुमारी अंतरिप केप केमोरिन है। और यदि हम ऊपर देखें 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर से जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या होता है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव हमारे देश पर कैसे पड़ा? अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, देखो विश्व में मुख्य रूप से 3 अक्षांश प्रसिद्ध है जो पृथ्वी को 2 भागों में समान रूप से बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश जिसका दूसरा नाम विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश जो है उस पर है, जिसका नाम है कर्क रेखा ये है। और इससे नीचे जो है ये भी 23.5 डिग्री पर है, पर ये दक्षिण में है, दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम है मकर रेखा। तो इनमें से एक अक्षांश भारत से जाता है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा गुजरती है और भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। भारत को बिल्कुल मध्य से होकर जाती है और भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, भारत के कहाँ से होकर जाती है कर्क रेखा। तो यहाँ से चलती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, सबसे पहले गुजरात से जाती है। गुजरात के बाद ये देखो थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का है, पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, फिर त्रिपुरा के बाद मिजोरम और मिजोरम से होते हुए आगे निकल जाती है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन कौन से राज्य हैं, दूसरा क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर जाती है, तीसरा क्वेश्चन। कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर है, चौथा क्वेश्चन। ये 4-5 क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं कर्क रेखा से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है झारखंड, छठा राज्य है पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य है त्रिपुरा और आठवां राज्य है मिजोरम। तो हमारे पास 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है, 8 राज्य। दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो आपके सामने है, देखो मध्य प्रदेश से होकर सबसे ज़्यादा गुजरती है कर्क रेखा। यहाँ से यहाँ तक है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा होकर गुजरती है मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा पर
स्थित राजधानियाँ, देखो कर्क रेखा पर स्थित राजधानियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन से राज्य की है। सबसे पहले हम देखेंगे गांधीनगर। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर, ये कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, भोपाल भी कर्क रेखा पर स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे और रांची, रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है झारखंड की जो कर्क रेखा पर, बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। ये थोड़ी दूर दूर है, परंतु रांची जो राजधानी है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, झारखंड की राजधानी। चलो अब देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार का जो प्रभाव है वो कैसे पड़ा। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, देखो विश्व में देशांतर खींचने का मेन जो फोकस था वो ये था कि विश्व में समय का विभाजन करना। सबसे पहले देशांतर 0 डिग्री खींचा गया। 0 डिग्री जो खींचा गया था वो लंदन से खींचा गया है। लंदन से, लंदन में एक पार्क है, वहाँ से खींचा गया है। पार्क था, पार्क का नाम था ग्रीनविच, ग्रीनविच। इसलिए जो 0 डिग्री है इसका नाम GMT रख दिया गया, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच मीन टाइम। अब इधर से खींचनी शुरू करी लाइन 0 डिग्री से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 180 डिग्री तक इधर आ गया और 180 डिग्री तक इधर आ गया। कैसे आया अभी देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई ग्लोब है, देखो यदि हम यहाँ से, ये है लंदन, यहाँ से एक लाइन खींचनी शुरू करेंगे तो ऐसे आएगी पहली लाइन, यहाँ से सीधी ग्रीनविच मीन टाइम आ गई। ऐसे ही हम यहाँ से हर एक डिग्री पर एक लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बिल्कुल सामने जो होगा इसके इधर वाला, जो इधर सामने होगा वो 180वीं लाइन होगी, क्योंकि 1 डिग्री पर एक लाइन है, 180 पर 180वीं होगी और इधर भी 180 होगी। मतलब पूरा एक चक्कर जो होगा वो 360 डिग्री का हुआ। तो 360 डिग्री हमारे पास देशांतर लाइन आई। उसमें से भारत से इधर से होते हुए गई 1 डिग्री लाइन 68 डिग्री 7 मिनट और एक यहाँ से गई 97 डिग्री 25 मिनट। तो यदि बात करें देशांतर का प्रमुख कारण जो होता है वो होता है समय को बताना। जैसे आप सूरज हो और ये पृथ्वी है, जब सूरज की रोशनी सामने लगती है तो वहाँ दिन होता है और जो जहाँ नहीं लगती उधर रात होती है। मान लो आप सूरज हो, आपको जो समय, जो पृथ्वी दिखाई दे रही है वो क्या है, वो दिन है, और जो जिधर आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो उधर रात है। तो पृथ्वी ऐसे घूमनी शुरू करती है, जैसे जैसे वो घूमती है ऐसे ऐसे उधर दिन होता जाता है और जहाँ से वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है उधर रात होती जा रही है। जैसे मान लिया इधर से शुरू हुई और मान लिया अभी देखो आप देख रहे हो तो दिन निकल गया, दिन निकल गया, अब दोपहर हो गई क्योंकि आप डायरेक्ट देख रहे हो उसको, और अब शाम हो गई और अब रात हो गई। तो 24 घंटे में एक पृथ्वी का एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। मतलब 24 घंटे में एक दिन और एक रात होती है। तो 1 घंटे में 360/24, यदि हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री हो गया, ठीक है। और 1 घंटे में 15 डिग्री हो गया। 1 घंटे को आप बदल सकते हो 60 मिनट में, 60 मिनट में 15 डिग्री हो गया, 1 डिग्री में 4 मिनट हो गया, हो सकता है 1 डिग्री में 4 मिनट हो गया। हम कह सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, ये 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है ऐसे,
4 मिनट हुई 1 डिग्री घूमी, 4 मिनट हुई 1 डिग्री घूमी, 4 मिनट हुई 1 डिग्री घूमी, 4 मिनट हुई 1 डिग्री घूमी। जैसे जैसे घूमेगी ऐसे ऐसे उस तरफ दिन निकलता चले जाएगा और इस तरफ रात होती चली गई। हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ऐसे ही यदि मैं कहूँ आपसे कि सबसे पहले सूर्य यहाँ उगेगा, सबसे पहले दिन यहाँ होगा और ऐसे इधर से होते हुए ऐसे चला जाएगा यहाँ तक। तो अब यदि बात करें सबसे पहले दिन वहाँ होता है और सबसे बाद में दिन यहाँ होता है, तो यहाँ और यहाँ के समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। यदि हम देखें तो मान लिया भारत यहाँ है, भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। और यदि बात देखें तो भारत का सबसे इधर का जो हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू में सूर्य उगेगा और उगना शुरू होगा, तो यहाँ से दिन निकलना शुरू होगा, फिर आगे होगा आगे होगा आगे होगा। लगभग 30 डिग्री का अंतर है यहाँ से यहाँ तक का। मतलब कहने का मतलब बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर होने के कारण 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, 30 डिग्री में 120 मिनट होगी। कहने का आशय यह है कि 2 घंटे का अंतर आ गया, 2 घंटे का अंतर आ गया सूर्य के यहाँ निकलने में और यहाँ निकलने में। यदि यहाँ सूर्योदय 5 बजे होता है, 5 बजे होता है, तो यहाँ जो सूर्योदय होगा वो 7 बजे होगा। तो इस प्रकार भारत में समय की जो गणना है वो करना कठिन हो जाएगा। यहाँ कोई और समय होगा, यहाँ कोई और समय होगा। तो इसलिए भारत को इस दुविधा से बचाने के लिए हमने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका उपाय निकाला है। दोनों को जोड़ के बटे 2 किया है और सबसे बीच का समय निकाल दिया। अब हम बीच का समय निकालेंगे तो बीच का जो समय है, मध्य का जो समय है, 1 घंटे का अंतर इधर और 1 घंटे का अंतर इधर, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी यानी कि ईस्ट। भारतीय मानक समय रेखा ये कहलाती है भारत की मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा कहती है। तो बस यहाँ से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत की मानक समय रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से खींची गई है। भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट जो है यानी कि पूर्व, वो सबसे पहले इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर ज़िले में, मिर्ज़ापुर जो ज़िला है उसमें एक नैनी गांव है, नैनी गांव से खींची गई है। मतलब वहाँ उसके कोऑर्डिनेट सही बैठे हैं तो वहीं से खींच दी। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर ज़िला से नैनी गांव से वो खींची गई है, यूपी में पड़ता है इलाहाबाद। तो यदि हम यहाँ उस लाइन को खींचे, देशांतर हम ऐसे खींचेंगे, तो यदि मैं यहाँ से खींचूँ, ये बैठता है इलाहाबाद और ये थोड़ा सा आगे की ओर है, मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर से यदि मैं ऐसे खींचूँगा तो ये आ गई लाइन, ये लाइन आ गई हमारे पास। और ये लाइन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, पहला क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, पहला क्वेश्चन। 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं वे? उत्तर प्रदेश पहला राज्य,
उसके बाद देखो नीचे घूम जाओ, मतलब मध्य प्रदेश दूसरा राज्य, छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य, उसके बाद उड़ीसा चौथा राज्य, उसके बाद आंध्र प्रदेश पांचवा राज्य। तो ये है 5 राज्य जिन राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, और आप यदि मैप में इसको देखोगे तो ऐसे देखोगे। तो ध्यान रखना, हर कंसेप्ट जो है यदि आप मैप से और कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे तो समझोगे, उसे याद रखोगे। तो ऐसे आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत क्या है, कहाँ है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आराम से पढ़ना और मैप में देखते रहना, और हमें देखना है कि मैप कैसे बना है, कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, सब कुछ देखना है, पढ़ना है हमें। ध्यान से पढ़ते हैं, चलो चलते हैं।